हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और मैं आज फिर से लेकर आ रहा हूँ सीटेट जेटेट और जितने सारे तमाम हमारे यहाँ स्टेट हैं, वो सारे स्टेट का जितने सारे टेट लिए जाते हैं। जैसे आप बात करें यूपी टेट, यू टेट, आर टेट, जितने सारे टेट होते हैं वो लगभग सारे का आपका मिक्सअप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रत्येक दिन के भांति आज फिर से मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। और वो क्वेश्चंस क्या है, उसका लेवल क्या होगा, उसका पैटर्न कैसा होता है, वो सारा चीज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और किस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं सॉल्यूशन का टाइम, ये सारा चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये रहा आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? आई होप आप देख पा रहे होंगे जो आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीटेट 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब जब सीटेट 2020 का क्वेश्चन है तो ये बनेगा कैसे, उसको समझते हैं। लिखा है कि 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहता है, तो वह है, मतलब कि वो संख्या क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 4 अंक का सबसे छोटा संख्या होता क्या है। तो आप बोलेंगे सर 1 लिख करके उस पर 3 जीरो लगा दीजिए, वो 4 अंक का सबसे छोटा संख्या बन जाए। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर में अगर आपको बोलेगा 4 अंक का छोटा, तो 1 लिख करके 3 जीरो लगाएंगे। अगर बोलता कि 5 अंक का सबसे छोटा, तो 1 लिख करके वहां पे 4 जीरो लगाते। 6 अंक का बोलता तो 1 लिख करके वहां पे 5 जीरो लगाते। क्लियर? तो अब आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा इसका। देखिए, तो सर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर 4 अंक का सबसे छोटा संख्या होता क्या है। तो हम बोलेंगे कि सर 4 अंक का जो सबसे छोटा संख्या होता है वो हो जाएगा बाबू 1000 हो जाएगा। क्लियर? अब बोला ये है कि सर उसमें भाग क्या से करना है, तो जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहना चाहिए। एक काम करें, सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ जाएगा कि सर यहाँ पे जितने सारे नंबर से भाग करने बोला है, जैसे 5, 8, 10 और 15, इस सारे नंबर का करना पड़ेगा आपको एलसीएम। ठीक है, और जब सारे नंबर का एलसीएम करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 120। क्लियर? अब यहाँ पे इस टाइप से जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो भी हमारे नंबर रहेंगे उसको एलसीएम करने के बाद हमें 4 अंक का जो सबसे छोटा संख्या के बारे में बोला गया है उसको हम करेंगे डिवाइड। कैसे करेंगे उसको समझिएगा। सर इसी एलसीएम से यहाँ पे हम लगाएंगे डिवाइड 1000 को। आप एट टाइम में लगाइएगा ना, तो 12 8 96 आ जाएगा आपका 960। जब यहाँ माइनस करेंगे तो बचेगा 40। ठीक है, अब क्या करना होता है, तो अब करना यहाँ पे यही होता है कि ये 120 और यहाँ यानी कि जिस नंबर से आप भाग दे रहे होते हैं उसका, और जो आपका शेष बच जाता है, जो आपका रिमाइंडर बच जाता है, उसका अंतर करते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर इसका अंतर कितना होगा, तो अंतर आ जाएगा बाबू यहाँ पे 80। क्लियर है? तो अब क्या करें सर, तो अब यही करना है कि आपके पास जो 1000 था पहले से, उसमें ये वाले 80 को जोड़िए। आप प्लस में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है, 2 बचता है, तो ऊपर वाला 2 जोड़ दीजिए। हम पूछेंगे फाइनल आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1082 होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर फाइनल जो आंसर होगा इसका वो आ जाएगा 1082। ऑप्शन की बात करें तो सर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आई होप चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखिए, ये आपका ना सीटेट का 2020 का क्वेश्चन रहा है। ये पूछा क्या है कि 623 का पावर है 36 में इकाई स्थान की संख्या पूछे है। तो मेरे भाई एक बात समझेंगे यहाँ पे कि जब कभी भी हम इकाई अंक की अगर बात करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। तो सिर्फ हम यहाँ पे पकड़ेंगे 3 को। और सर 3 के पावर हम करेंगे क्या, तो 3 के पावर जो 36 है ना, तो किसी भी पावर को हम डिवाइड करते हैं 4 से।
किसी भी पावर को डिवाइड किससे करते हैं, 4 से। और सर अब 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 9 टाइम्स में। तो अब इसके पावर में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है पावर में किसको, शेषफल को लिखा जाता है। तो सर एक बेसिक एकदम बिल्कुल बारीकी से बता दे रहे हैं, ऐसे समझिएगा। अगर आप 4 से इस 36 को भाग करेंगे तो 9 टाइम्स में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। सर यहाँ तो शेष के रूप में हमको जीरो मिला, रिमाइंडर के रूप में जीरो मिला। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिएगा, कि जब भाग करते हैं तो भाग करने के बाद जो हमें शेष बचता है, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, उसको पावर में लिखते हैं। तो क्या सर इसके पावर हम जीरो लिखें, क्या सर 3 के पावर जीरो लिखें? तो हम बोलेंगे हाँ लिखते तो जरूर हैं, लेकिन जब जीरो आता है तो जीरो को नहीं लिखते हैं। जैसे अगर हम भाग दे रहे होते और मेरा शेषफल 1 आ गया होता, 2 आ गया होता, 3 आ गया होता, तो हम जरूर सर उसके पावर में लिखते। लेकिन सर जब मेरा शेषफल जीरो आता है तो उस कंडीशन में मेरे भाई पावर में जीरो को नहीं लिखा जाता। तो सर जब पावर को जीरो में नहीं लिखेंगे ऐसे हालात में, तो किसको लिखेंगे? तो हम बोलेंगे कि जब कभी भी पावर जीरो दिखने लगे, जब कभी भी शेषफल जीरो दिखने लगे, तो वैसे हालात में हम पावर को 4 मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं? 4 मानकर चलते हैं। और जब 3 के पावर 4 कीजिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो सर 3 के पावर 4 का मतलब ये होता है कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कितने बार लिखना पड़ेगा? 4 बार। और जब इसको 4 बार लिखेंगे तो सर ये दो को गुना कराएंगे तो 9 आएगा, देन इसको भी गुना कराएंगे तो 9 आएगा, फिर से दोनों गुना कराएंगे सर 9 9 जा 81 आएगा। सर हमको मतलब है इकाई वाले स्थान वाले से, यानी यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है? तो सर 1 दिख रहा है। यानी आप बोल सकते हैं मेरे भाई कि जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपी टेट में पूछा गया है। यूपी टेट का मतलब है उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश का टेट का क्वेश्चन रहा है। देखिए क्या है भाई, लिख रखा है कि एक संख्या को जब 899 से भाग किया जाता है तब शेष 63 आता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग किया जाता है तब शेष होगा, क्या होगा पता नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब समझना होता है कि जब कभी भी, एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप ई वाले चीज को भूल ही जाइएगा जब स्टार्टिंग वाले कुछ भी रहेगा तो। जो यहाँ पे शेष रहता है ना, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे शेष के रूप में आपको जो रिमाइंडर है वो 63 दिख रहा है। और जब ये 63 दिख रहा है ना तो फाइनल हम 29 से इसी को डिवाइड करेंगे। ऊपर में 899 जो दिख रहा है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। तो करेंगे क्या यहाँ पे? करेंगे यहाँ पे सर कि 29 से हम करेंगे 63 को डिवाइड। सर 2 टाइम्स में ए हो जाएगा 58। क्लियर? हम बोलेंगे बाबू यहाँ क्या बचेगा? तो सर यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 5, और यही 5 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे। क्लियर है? अब किसी के माइंड में चल रहा होगा कि सर 899 को आप इग्नोर क्यों कर दिए? तो भाई उसको आप लेकर भी ना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला वहां से। आप इतना हमेशा समझिएगा कि ये 63 का ना एक मल्टीपल ही रहता है। आप मैक्सिमम जगह मल्टीपल रहता है। आप एक बार चेक ही करना होगा, तो सिर्फ इस बात को चेक कर लीजिएगा कि इसका ये मल्टीपल है या नहीं है। अगर मल्टीपल है तो सीधा 29 को 63 के साथ डिवाइड करके अपना काम बना लेंगे। जब मल्टीपल नहीं रहता वहां थोड़ा दिक्कत होता है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है आपका यूटेट यानी उत्तराखंड का होगा। हाँ, यहाँ पे लिख रखा है कि यदि 2160 को अनुपात 1 रेशियो मतलब 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 में बांटा जाता है, तब बीच वाले भाग का मान, ठीक है, बीच वाला भाग का मान पूछा है, मतलब कि बीच वाले का हिस्सा क्या होगा वो पूछा है आपसे। आइए देखते हैं। सर अगर मेरे पास ये देखिएगा यहाँ पे 1/3 है और अनुपात में हमारे पास 1/4 है और अनुपात में हमारे पास 1/5 सॉरी 1/6 है।
तो जब कभी भी इस तरह के अनुपात में आ जाता है ना, तो चीजें बड़ा आसान हो जाती है कि जो भी हमारे पास नीचे रहता है सबको हम कर लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम आ जाएगा आपका 12। 12 किसका एलसीएम है? तो 3, 4 और 6 का। अब क्या करेंगे? तो जिस तरह से आप लोग भिन्न की जोड़ और घटाव बनाते हैं ना मेरे भाई, उसी तरह से काम करना होता है। मतलब कि ये वाले 3 से आप 12 को भाग लगाएंगे तो सर 4 बार में चला जाएगा, तो ऊपर में 4 लिख लीजिए। और अगर 4 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में चला जाएगा, इसलिए ऊपर में 3 लिख लीजिए। और जब 6 से भाग लगाएंगे ना, तो सर ऊपर में 2 आता है, यानी कि 2 लिख लीजिए। अब क्या करें सर? तो अब ये जो एलसीएम था ना, इसका कोई रोल नहीं है। नीचे जो एलसीएम 12 था उसका कोई रोल नहीं था। अब हमको अनुपात मिल चुका है। अच्छा सर, जब अनुपात मिल चुका है तो हमें क्या ये था? बीच वाला चीज। तो बीच वाला चीज कहने का मतलब है मेरे भाई की 3 चाहिए, और बाद बाकी सबको नीचे लाके जोड़ दीजिए। 4 प्लस 3 प्लस 2 मिलेगा क्या? तो सर 3 और 4 3 7, और ये मिल जाएगा 9। और हमको किसको बांटना है? तो सर बांटना है 2160 रुपया को। आइए 9 से इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। 9 टू जा हो जाएगा 18, 3 बचेगा, और फिर हो जाएगा 36। 9 4 जा हो जाएगा आपका 36, एक जीरो आपका साइड से आ जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 into 3 करेंगे मेरे भाई, तो आ जाएगा 72, और एक जीरो खुद से लगा दीजिए। यानी जब ऑप्शन की बात करें तो सर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्लियर है? आई होप चीजें समझ में आई होगी। और जिन किसी को भी अगर बातें समझने में दिक्कत हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां जाकर के अपने क्वेश्चंस को मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वहां जाकर आप मेंशन करेंगे, सर हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है? आपके कमेंट को भली भांति देखी जाती है और आपको रिप्लाई भी दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिख रखा है कि एक समपंचभुज है ना, एक पेंटागोन है, और वो इसका लिखा है कि अंतः कोणों का योगफल, भाई पूछ रहा है कि योगफल क्या होगा। ठीक। अब इसका योगफल क्या होगा, इस बात का पता कैसे चलेगा? तो आइए बताते हैं। अंतः कोण का योग बराबर एक फॉर्मूला होता है। अंतः कोण का क्या होता है फॉर्मूला? तो n-2 होता है, और इंटू होता है मेरे भाई 180। ठीक है? अब क्या करना है? तो सर एन की जगह हम रखेंगे 5। क्यों 5 रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए सम पंचभुज बोला है। अब पंचभुज बोला है मतलब एन का वैल्यू 5 होगा। सर अगर एन का वैल्यू 5 होगा तो 5 - 2 और इंटू 180। सर यहाँ से मिल जाएगा 3, इंटू हो जाएगा 180, और सर 18 तिया की होता है 54। 54 कहने का मतलब है सर कि 540। और अगर सर 540 है तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन चला जाएगा थर्ड। ठीक है? तो आपको इसके लिए फॉर्मूला तो याद होना मस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका सीटेड का क्वेश्चन रहा है। यहाँ पे लिखा है कि एक समषष्टभुज के लिए सममिति सिमेट्री, है ना, सिमेट्री की रेखाओं की संख्या क्या होता है? एक बात बताइएगा मेरे भाई, यहाँ पे पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं जो समषष्टभुज होगा। ठीक है? एक डायग्राम हम बनाने की कोशिश करेंगे जो आपका षष्टभुज होगा। एक मिनट। षष्टभुज होगा मतलब इसमें कितने भुजा होगा? 6 भुजा होगा। ये देखिए 6 भुजा हो गया। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए सममिति जो रेखा लिखा हुआ है ना, जो सिमेट्री लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी डायग्राम को दो बराबर भागों में बांटना। सममिति रेखा का यही काम होता है। फिर से एक बार बताएंगे कि सममिति रेखा का काम क्या है भाई? तो सर सममिति रेखा का काम है किसी भी डायग्राम को दो बराबर भागों में बांटना। तो सर सबसे पहले देखिए हम यहाँ से एक लाइन क्रॉस कराएंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सर ए वाले वर्टेक्स से होते हुए अगर सर इसको इस लाइन से हम क्रॉस करा दें तो ये हमारा एक हो गया सममिति, एक हो गया। ठीक है सर। इसके बाद अगर हम यहां से इस तरह से क्रॉस करा दें तो सर इसका दूसरा लाइन बोल देते हैं। और इसके सिवाय अगर एक हम सर इधर से ले आए तो ऐसे क्रॉस कराते हुए यहां से निकाल दें तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। लेकिन सर और बताइए और कुछ होगा क्या? तो हाँ बिल्कुल होगा थोड़ा और।
क्या होगा? तो देखिए, ए वाले वर्टेक्स और ए वाले वर्टेक्स को बीच से क्रॉस कराते हुए एक और यहाँ से क्रॉस कराएंगे, तो वो वाला कैसे क्रॉस करेगा? देखिए ऐसे क्रॉस करेगा, ऐसे। ठीक है, तो एक दो तीन हो गया था, इसका नाम चौथा पड़ जाएगा। देन हम फिर से इधर से क्रॉस कराएंगे ऐसे। ठीक है, इसका नाम पांचवा पड़ जाएगा। और एक और कहीं बच गया होगा, आप देख पा रहे होंगे कहीं पे तो बचा है एक और। हाँ, एक और बचा हुआ है यहाँ पे। सर इधर से ला करके ऐसे क्रॉस कराएंगे और यहाँ से होते हुए पार कर देंगे, तो ये हो जाएगा छठा। ठीक है, आप क्या देखिए कि सर एक बढ़िया सा आकृति को हमने पूरा छेड़छाड़ कर दिया। सममिति का मतलब यही होता है कि एक बढ़िया फिगर को दो बराबर भागों में बांटना, और मैंने दो बराबर भागों में बांटने का यहाँ पे काम किया। तो आप देखेंगे कि सर टोटल यहाँ पे कितना हो गए, तो एक दो तीन चार पाँच छह हो गया। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो सर ऑप्शन नंबर सिक्स, मतलब कि ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, यानी कि आंसर सिक्स होगा। क्लियर है? चलिए आगे। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये यूपी टेट का क्वेश्चन है। लिखा है कि एक धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है। वह धनराशि है, यानी वो पैसा कितना है ना, और प्रिंसिपल क्या है वो पूछा गया है आपसे। तो जब 2 साल की बात आती है ना, जब डिफरेंस 2 साल का आता है, तो इसका एक बहुत खूबसूरत सा एक फॉर्मूला होता है। वो यही होता है कि डिफरेंस बराबर होता है पी आर स्क्वायर, और बटा में यहाँ पे हो जाता है 1000। ठीक है, अब इसी पे वैल्यू को पुट कर देना है। सर डिफरेंट के नाम पे मेरे पास 15 रुपए दिख रहा है, प्रिंसिपल तो सर पता नहीं है, और रेट हमको पता है 10%। सर 10 को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 100। और नीचे से सर मेरे पास तो ऑलरेडी 10,000 दिख रहा है। एक काम करें, इसका वाला दो से इसका दो जीरो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सर अगर क्रॉस इंटू कराएंगे तो सर 15 पे जाकर दो जीरो लगेगा, और दो जीरो लगेगा का मतलब हो गया कि सर प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा बाबू 1500 रुपए। और 1500 रुपए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1500 है। क्लियर है? ये बात भी आपको भली भांति समझ में आया होगा। चलिए, अब फिर से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही मतलब अपने आप में क्या है, खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए आरटेट है ना, आरटेट मतलब भैया मेरे राजस्थान वाले टेट का है। अब जब राजस्थान वाले टेट का है तो इसका क्या कहानी होगा वो भी समझते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास तीन ठो संख्या दिख रहा है, एक तो 10 XY है, 12 YZ है, और एक 15 ZX है। इसका लसा पूछा है। लसा मतलब एलसीएम होता है। सबसे पहले हम यहाँ सबको ना फैक्टराइज मेथड से यहाँ पे हम काम करेंगे। सर 10 XY को हम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं? मेरे भाई 10 को आप लिखेंगे 2 गुने 5, और x को लिखिएगा x, और y को अगर अलग कीजिएगा तो y ऐसे लिखिएगा। बढ़िया है। अगर सर हम 12 YZ को क्या लिख सकते हैं? सर 12 को आप खूब घुसियाइएगा तो 2 गुने 2, 2 दूना की 4, 4 तिया की 12 हो गया। और देन फिर से सर y लिखिएगा और अगला को आप z लिखिएगा, ये भी सही है। अगर हम 15 की बात करें, 15 के साथ क्या है? z है और x है। सर 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 5। ठीक है, और फिर हो जाएगा z, और गुना में हो जाएगा x। अब क्या करना है भाई? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम एलसीएम निकालते हैं ना, तो अगर सेम चीज का कोई भी सेम बेस वैल्यू का पावर जितना ज्यादा होता है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे दो पे। ऊपर वाला लाइन में दो कितना बार लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे सर ऊपर वाला लाइन में तो दो हमको एक बार दिख रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे कि सेकंड वाला जो लाइन है, सेकंड लाइन में दो कितना बार है? तो 2 बार है सर। बढ़िया है। थर्ड वाले लाइन में दो है तो नहीं है, कोई बात नहीं, है चाहे नहीं है। अब जब बारी आएगा दो का, तो हम बोले हैं कि ज्यादा वाला लिखा जाता है। ज्यादा वाला मतलब पहला लाइन में दो ज्यादा है कि दूसरा लाइन में ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर दूसरा लाइन में है। क्यों? क्योंकि दो दो सर 2 बार है, तो भाई साहब यहाँ हम दो दो ना 2 बार लिखेंगे। बढ़िया है सर, दो का कहानी खत्म। हम पूछेंगे कि क्या ऊपर वाला लाइन में कहीं 3 है? तो आप बोलेंगे नहीं है। दूसरा लाइन में है? तो हाँ है। तीसरा लाइन में है? तो हाँ है। तो चलो भाई, दूसरा लाइन में भी एक ही 3 है, और तीसरे लाइन में भी एक ही 3 है, तो सर यहाँ पे एक ही 3 लिखेंगे। बढ़िया बात है सर।
अब बारी है 5 का। हम बोलेंगे पहला लाइन में कितना 5 है, आप बोलेंगे 1 है, दूसरा में एक भी नहीं है, तीसरा में 1 है, तो चलो भाई यहाँ भी एक ही को लिखेंगे। ठीक है सर। अब अब क्या, एक्स वाई जेड तो भैया सब में है, तो आप यहाँ लगा दो एक्स वाई जेड, इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 की 12 और 12 पच्चीस हो जाएगा 60, 60 एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड तो आएगा ही। जब आएगा ही तो यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो 60 एक्स वाई जेड आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा। क्लियर। चलिए आगे। चलिए, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, यूटेड क्या है, यूटेड फिर से आ गया उत्तराखंड। देखिएगा यहाँ पे ये लिखा है कि यदि 12 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 15 आदमी उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। बड़ा ही आसान है। देखिए 12 आदमी 20 दिन में करता है और 15 आदमी कितना दिन में पता करेगा, हमको पता है, इसको D1 मान लेते हैं, मान लेते हैं D दिन में करेगा। काटिए तो 5 तिया की 15, 5 चौके 20 और फिर से 3 चौके 12, इधर गुना करेंगे 4 चौके 16। सॉरी गाइज। तो सर डी का वैल्यू यहां से कितना आ गया, डी का वैल्यू 16 आ गया। ठीक है, यानी जब ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे। हाँ, ये तो आपका मतलब मान लेते हैं थ्योरेटिकल से ऐसा चीज है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन सीधा डी को प्रेफर करेंगे। प्रास जो है ना, वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बात बाकी ना, माध्य हो गया, बहुलक हो गया और माध्यिका जो हो गया, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। और जो परास है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं होता है, परास जो होता है वो विक्षेपण प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसके बाद देखिएगा आपके सामने कुछ हम होमवर्क के रूप में लेकर आए हैं, जो बहुत ही मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो देखिए क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ये लिख रखा है कि 5 क्रमिक सम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत 86 है। हमसे पूछा है कि सी और ई का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, दूसरा होमवर्क के रूप में है, देखिए ये आपका होमवर्क हो गया। इसके बाद एक 12 नंबर क्वेश्चन भी है, ये भी आपका होमवर्क है। लिखा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। ये हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, एक और तीसरा होमवर्क है। ये रखा आपका तीसरा होमवर्क। ये क्या लिखा है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। क्लियर। तो आज के आपके पास होमवर्क के रूप में है 3 क्वेश्चंस, और ये तीनों क्वेश्चंस को जिन लोगों से बनेगा उसका जो आंसर आएगा वो जाकर के कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पे कमेंट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में